नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कांग्रेस 28 दिसंबर को अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। पूरी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी और कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को एकजुट करके कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। इसके साथ ही पार्टी का सोशल मीडिया विभाग सेल्फी विद तिरंगा अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके तहत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी तस्वीरें या वीडियो वहां पर पोस्ट करेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस भवन को भी सजाने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव के अनुसार कल कांग्रेस भवन में प्रदेश के नेता कार्यकर्ता सीधे मोरहाबादी के बापू वाटिका के समक्ष जाएंगे, जहां कांग्रेस के इतिहास और गाथा की वहां पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का स्थापना दिवस है, 136वां स्थापना दिवस। इसके अवसर पर पूरी तरह से पार्टी तैयार है इस उत्सव को मनाने के लिए। हमारे 18 कांग्रेस के वरीय नेता जो हैं, बुजुर्ग नेता, उनको कल सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही साथ तिरंगा यात्रा किया जाएगा, जो कांग्रेस भवन से निकलकर शहीद स्थल से होते हुए बापू वाटिका मोरहाबादी तक जाएगा। ऑनलाइन पे पूरी जानकारी के साथ अभिनव, कांग्रेस की तरफ से कैसी तैयारियां की जा रही हैं स्थापना दिवस को लेकर? देखिए, कल बड़ा ही विशेष दिन है कांग्रेस के लिए भी, चूंकि कल 28 तारीख को 136वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है और नेशनल स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक तैयारियां जो है जोरों पर है। खासकर हम झारखंड प्रदेश स्तर की बात करें तो यहाँ पे तैयारियां जोरों पर चल रही है और जिस तरीके से विजुअल भी आपने दिखाया कि कैसे कांग्रेस भवन को सजाया भी जा रहा है, तैयारियां चल रही है। और कल के दिन यूं कह सकते हैं कि प्रदेश के बड़े नेता और जो कार्यकर्ता है वो एक तरह से कैंपेन निकालने जा रहा है। पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा कांग्रेस भवन से निकल के गली मोहल्ले होते हुए रांची के बापू वाटिका जो मोरहाबादी में स्थित है वहां पे सब लोग पहुंचेंगे और उस समय जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, जो गाथा रही है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और एक तरह से कह सकते हैं कल सोशल मीडिया पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं वीडियो साझा करेंगे तिरंगा के साथ और एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। कह सकते हैं तैयारियां मुकम्मल है, अब इसको कल रूप में ढालने की कोशिश की जाएगी। जी, क्या लगता है झारखंड में कितने जगहों पर यह कार्यक्रम किया जाएगा? क्योंकि बापू वाटिका के सामने तो कार्यकर्ता पहुंचेंगे, और कौन से जगह यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं? देखिए, फिलहाल यहाँ तो कह सकते हैं कि जो हमें अपडेट आया है कांग्रेस के लीडर की तरफ से, उनका ये कहना है कि जिला स्तर पे भी हर एक जिला का जो मुख्यालय, कांग्रेस का जो मुख्यालय है जहाँ पे ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम किया जाएगा। और अगर हम रांची की बात कर ले तो जैसा मैंने बताया कि बापू वाटिका के समक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कल के खास मौके पर उपलक्ष रहेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा, सम्मान भी किया जाएगा नेताओं का। और जहाँ तक हम जिला स्तर की बात कर ले तो जिला स्तर पे जितने भी कांग्रेस के मुख्यालय हैं वहाँ पे भी कार्यकर्ता और नेता, जो जिला स्तर के नेता है वो भी वहाँ पे रहेंगे और तिरंगा यात्रा वहाँ पे भी निकाली जाएगी। चलिए, शुक्रिया अभिनव पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस मनाएगी 136वां स्थापना दिवस, देश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा और कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को एकजुट करके यात्रा निकाला जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो तैयारियां फिलहाल अब जोरों पर। और कृषि कानून को लेकर पूरे देश भर में किसान आंदोलन कर रहे, वहीं सरायकेला जिले में भी लगातार विपक्ष के दलों के द्वारा कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को विपक्ष दलों की तरफ से आदित्यपुर कांड्रा मुख्य सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री के आह्वान के अंदाज में ताली बजी, थाली बजी, घंटी बजाकर कृषि कानून का विरोध किया गया और कार्यक्रम के दर विपक्षी दलों के द्वारा कृषि कानून का विरोध करते हुए एक बार फिर सड़क पर उतरे। मोदी जी की जो कार्यशैली है डिक्टेटरशिप वाली, संस्था वाली, कि हमने बोल दिया तो बोल दिया, झुकेंगे नहीं। अगर एक प्राइम मिनिस्टर का अगर व्यवहार इसी ढंग की हो जाए तो फिर उस देश का
आगे क्या होगा पता नहीं। जिस तरह से विपक्ष अब एकजुट है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो सरायकेला जिले में भी लगातार ये विरोध ये देखा जा रहा है, कृषि कानून का विरोध। और ये कहा गया विपक्ष की तरफ से कि ये काला कानून है। सड़कों पर कार्यकर्ता और सियासी रोटियां सेकने की लगातार कोशिश। और कानून वापस लेने की मांग लगातार की जा रही है। झारखंड में आरक्षण को लेकर सियासी मियाज पूरी तरह से अभिसने लगी। आरक्षण को लेकर पार्टियों का राजनीतिक रोटी सेकने का सिलसिला लगातार जारी है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की मांग को लेकर राज्य के पूर्व सांसद राज टहल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने झारखंड में पिछड़े जाति के प्रति आरक्षण में जारी भेदभाव का मुद्दा बनाते हुए कई सवाल खड़े किए। एक तरह से झारखंड अलग हुआ तो आबादी के अनुसार आरक्षण होना चाहिए, मगर किसी को आबादी से ज़्यादा मिल गया, किसी को आबादी से कम है तो ज़्यादा मिल गया। और जो 55% लगभग आबादी है पिछड़ों का पूरे झारखंड में, उसको 14% कर दिया गया है। लगातार सीखी जा रही हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बिहार सरकार ने भले ही बेगूसराय सदर अस्पताल को प्रथम स्थान देकर बड़ी पुरस्कार राशि दे दी हो, लेकिन यहां समुचित तरीके से इलाज होना तो दूर, शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं है। परिजन बाइक से ई रिक्शा के माध्यम से शव ले जाने के लिए मजबूर हैं, जबकि दिन भर सदर अस्पताल में कई एम्बुलेंस खड़ी रहती है देखने के लिए। मानवता को तार तार करने वाली ऐसी तस्वीर जब सामने आई, जब हमने देखा कि एक महिला की मौत के बाद उसका शव ले जाने के लिए परिजनों को एम्बुलेंस तक नहीं नसीब हुआ। इसके बाद मजबूरन परिजन शव को बाइक और ई रिक्शा पर ले जाते हुए दिखाई दिया। ये तस्वीर उस अस्पताल की। तो यहाँ पे हम लोग बोले कि ले जाने के लिए एम्बुलेंस यहाँ पे 2 बार गए तो बोले खराब है एम्बुलेंस, डेड बॉडी वाला नहीं है, ये है ड्राइवर नहीं है। तो हम लोग क्या करें, किसी तरह लेके जा रहे हैं लाश को। ई रिक्शा भी बाहर तैयार नहीं हो रहा है, तो किसी तरह अपना बाइक से जिससे लाए तो उसी से जा रहे हैं। जितेंद्र कुमार फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या एम्बुलेंस वहां पर दिखावे के लिए रखी गई है? जितेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हमें सुन पा रहे हैं सर? जितेंद्र, अस्पताल की ऐसी व्यवस्था की बताइए, एम्बुलेंस है लेकिन केवल दिखावे के लिए है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक बार फिर जो है सदर अस्पताल का जो अमानवीय चेहरा जो सामने आया है, ये कहीं ना कहीं ये सुशासन बाबू को कहा जा सकता है कि तमाचा है, कि जो कि ये सदर अस्पताल जो कहा जाता है कि नंबर 1 बेगूसराय के नंबर 1 सदर अस्पताल है, लेकिन जब मरीज को एम्बुलेंस मुहैया नहीं किया जाता है तो वो मजबूरन जो है वो अपने मरीज जो मृत्यु हो गई थी महिला, उसको अपने मोटरसाइकिल से ले जाने में विवश होते हैं। उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है अस्पताल प्रबंधक पे, कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब मैंने एम्बुलेंस मांगने के लिए गया तो उन्होंने साफ तौर से देने से इनकार कर दिया और खराब होने के बहाने लगा दिया, और मजबूरन उन्होंने अपने बाइक और ई रिक्शा से सबको घर ले गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिहार सरकार हो या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का लगातार दावा होते हैं कि सारी सुविधा उपलब्ध हो है सदर अस्पताल में, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुंह चिराने का काम कर रहा है। जी, तो क्या किसी प्रशासनिक अमला से बात नहीं हुई इस पर कि आखिर क्या एम्बुलेंस दिखावे के लिए क्या तेल बचाया जा रहा है?
जी बिल्कुल, मैं जिस तरीके से जब ये बात सामने आई तो जब अस्पताल प्रबंधक से जब इसकी जानकारी के लेने का प्रयास किए तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कुछ भी कहने से बचते नजर आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है और टाल मटोल करके अपने बात को सीधी से वो नकारते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अब जब इसकी बात जानकारी होगी तो वैसे व्यक्ति पर कार्रवाई भी की जाएगी। ली, चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना कि अब इस पर कार्रवाई की जाएगी, मुझे जानकारी में नहीं है। तो जानकारी होती भी क्या है जब तक इस तरह की खबरें चलाई ना जाएं, दिखाई ना जाएं, जगाने के लिए प्रशासन को। धनबाद के प्रसिद्ध चासनाला दुर्घटना की आज 45वीं वर्षगांठ है। खान दुर्घटना में मारे गए लोगों की याद में आज शहीद वेदी पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि समारोह में सिंदरी और झरिया के विधायकों और बीसीसीएल के अधिकारी वहां पर शामिल हुए। 1975 में हुए इस माइंस हादसे में 380 कोयला मजदूरों की मौत हो गई थी और इस हादसे पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई है। पिछले वर्ष से मैंने एक शुरुआत की थी यहाँ आने की, जैसा कि, और ये पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, 380 लोग आप लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी वो 383 लोगों की है। और ये आज आपकी विश्व की सबसे बड़ी माइन दुर्घटना थी। कोशिश यही रहती है कि दोबारा ऐसा ना हो, लेकिन चूंकि अभी हाल फिलहाल में भी आप लोगों को निरसा में देखने को मिला ऐसा कुछ, तो लगातार प्रयास यही रहता है कि जो प्रबंधन है उस पर दबाव बने कि सेफ्टी के बारे में सोचा जाए। श्रमिक वर्गों के लिए एक काफ़ी दुखद दिन रहा। आज के ही दिन 1975 में 380 श्रमिकों का जिस प्रकार से जल समाधि में उनकी आकस्मिक मौत हुई दुर्घटना से, और वो हम सभी के बीच में नहीं रहे। आज हम उन सभी श्रमिकों के प्रति हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं। उनका नाम था ख्याली दास, और जब से हमको यानी कि ज्ञान हुआ तब से आके श्रद्धांजलि देते आके नाना को। क्या उसके अवज पर नौकरी मुआवजा कुछ मिला? मेरी नानी को मिली थी, मेरी नानी भी एक्सपायर कर गई। ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। अमित, जिस तरह से आज के दिन याद किया गया उन शहीदों को जो एक बड़ी घटना में शामिल रहे थे। देखिए सागर, ये ना सिर्फ देश बल्कि वर्ल्ड लेवल पे एक बड़ी माइंस एक्सीडेंट थी जिसमें माइंस के अंदर पानी भर गया था और उसमें 383 लोग जो है जल समाधि हो गए थे। तो इसमें हर एक वर्ष जो है चासनाला में उन शहीदों के नाम पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और लगातार ये लोग भी मांग करते रहे हैं कि जो शहीद हुए हैं तो आगे इस तरह की घटना ना हो, ताकि जो लोग हैं जो मजदूर खान के अंदर जाते हैं उनकी जिंदगी जो है बची सलामत रहे और उनका जान को जोखिम ना हो। बहरहाल इस बार भी जो है हर एक वर्ष की तरह जो बीसीसीएल के अधिकारी और जिला लेवल के अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ जो शहीद हुए थे उनके परिजन वहां श्रद्धांजलि दिया। और लेकिन एक सवाल कुछ लोगों ने उठाई है, जनप्रतिनिधियों ने भी उठाई है कि इस तरह की घटना एक के बाद एक होती है। ये लेकिन अमित, चासनाला दुर्घटना का जिक्र एक बार अपने शब्दों में आप बयां करिए, उस दर्द को बताइए कि ये घटना आखिर कैसे हुई थी, ताकि लोग भी एक बार जाने। अमित, देखिए, चासनाला की घटना को बयां करना अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक घटना रही, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी आज ही 27 दिसंबर के दिन पे अचानक माइंस के अंदर विस्फोट हुआ और अचानक से पूरे माइंस के अंदर पानी भर गया। क्योंकि पहले का टेक्नोलॉजी उतना हाईटेक नहीं था कि आदमी लोग फटाफट कोई बाहर निकल पाता और सेफ्टी नहीं था, रेस्क्यू ऐसा नहीं था। तो जितने भी मजदूर 383 मजदूर माइंस के अंदर थे, सारे लोग जो है वो पानी में ही रह गए और उनकी मौत हो गई। इसको लेकर आपको मालूम होगा सागर, एक फिल्म भी बनी थी 1979 में, काला पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने रोल किया था। तो ये पूरी इसी घटना पे वो फिल्म बनी थी। तो ये अगर उस फिल्म को किसी ने देखा हो तो उससे अपने आप में एक रोमांच पैदा होता है
कि किस ढंग से वो घटना हुई और कैसे लोगों ने शहादत दी है देश के लिए। क्योंकि कोयला उत्पादन, कोयला अपने आप में एक बड़ा एनर्जी है। कोयला उत्पादन होता है, उससे ऊर्जा का स्रोत पूरा होता है। तो लोगों ने एक ऊर्जा को स्रोत को पूरा करने के लिए अपनी जान को जोखिम में दिया, लोग शहीद हो गए। तो उसको लेकर लोग आज भी याद कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि हाल के दिनों में भी आपने अभी खबर चलाई, दिखाई भी लोगों को कि नीरसा में भी माइंस एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 मजदूर इसी तरह पानी के अंदर मारे गए। तो प्रबंधन, कोल इंडिया आखिर मजदूरों की सेफ्टी को लेकर कितना जो है तत्पर है, ये सामने आ रहा है। और इसको लेकर झरिया के विधायक ने भी आज सवाल उठाया कि इस तरह की घटनाएं एक के बाद हो रही है। हालांकि चासनाला बहुत बड़ी घटना थी, नीरसा की घटना बहुत छोटी थी, लेकिन घटना ही होती है। तो ऐसे में सेफ्टी पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसको लेकर लोग आज भी कह रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल जल्दी से बताइएगा कि प्रशासन ने और सरकार ने कितना सबक लिया इस घटना के बाद अभी तक? देखिए, अगर सबक लिया होता, चासनाला की घटना क्योंकि 1975 की घटना है, 45 वर्ष हो गए, एक के बाद उसके बाद भी कई माइंस की घटनाएं हुई, जिसमें चासनाला के बाद और भी घटना हुई है झरिया क्षेत्र में, नीरसा क्षेत्र में, आपके राजमहल क्षेत्र में। तो माइंस दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन सबक लेने वाले प्रशासन में ये सिर्फ उत्पादन पे जोर देते हैं, लेकिन जो मजदूर होते हैं वो जब मारे जाते हैं तो उन्हें नाम का या तो कहें उनके परिवार को मुआवजा दिया जाता है, नियोजन दिया जाता है और नाम के लिए श्रद्धांजलि दिया जाता है। लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम, सेफ्टी को लेकर ठोस पहल हमें नहीं लगता है कि देश हित में, मजदूरों के हित में आज तक कुछ बढ़िया किया गया। इसी कारण लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, सबक अगर नहीं लेगी सरकार तो फिर आगे भी सवाल अब खड़े होंगे जब इस तरह की घटनाओं का जिक्र किया जाएगा। शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए। पटना से चेन्नई के लिए पढ़ाई करने गए छात्र आदित्य शर्मा की हत्या कर दी गई, जिसके बाद न्याय की गुहार लगाने के लिए पीड़ित पिता पुलिस थाने पहुंच गया। मृतक आदित्य शर्मा के पिता गांधी मैदान थाना में आवेदन देने आए, लेकिन पुलिस ने कहा कि इस मामले में चेन्नई पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें आरोपी दोस्त को हिरासत में ले लिया गया। वहीं मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि इस नृशंस हत्याकांड के बाद से संस्थान घटना को दुर्घटना साबित करने की कोशिश में लगा है। वहीं मर्चेंट नेवी के पटना के छात्र आदित्य शर्मा की 24 दिसंबर को चेन्नई में हत्या हुई थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम शायद नहीं उठाया गया। कि पिता रो रो कर गुहार लगाता है, चक्कर काटता है, लेकिन चेन्नई में तो कार्रवाई की जा रही है, आप क्यों यहाँ पर आप गए, ये कहना पुलिसकर्मियों का। गया और बोला कि पापा मेरा वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम देना था और उसके लिए वो गया, वहाँ तैयारी कर रहा था हॉस्टल में रह के। और ये 24 तारीख की रात को उसको मतलब वो बाथरूम के लिए निकला। अब वो उसके कैंपस में ही बाथरूम बरामदा टाइप का है, उसी में वो गया तो वहाँ कुछ लड़के खड़े थे जो झगड़ रहे थे आपस में। तो मेरा बेटा गया उस बीच में उसको छुड़ाने के लिए कि भैया ऐसे नहीं करो। जब वो लोग क्या किया कि उसको मतलब छोड़ के अब मेरे बेटे के पीछे पड़ गया, उसको रॉड से बहुत बुरी तरह से मारा, काटा छाटा और उसका गला काट के काट दिया। मुजफ्फरपुर खाद बीज व्यापारी प्रभाकर झा हत्याकांड के खुलासे के लिए सिटी एसपी ने एसआईटी का गठन किया। इसका नेतृत्व पूर्वी डीएसपी करेंगे और टीम में कुंडी और मनियारी थानेदार और तुर्की ओपी के प्रभारी को भी शामिल किया गया। जिला खुफिया यूनिट और सर्विलांस सेल भी छानबीन में जुट गई है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और न ही व्यापारी के परिजन ने बयान दर्ज कराया। वहीं सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि इस मामले का जल्दी खुलासा किया जाएगा और पूरी टीम अब इसमें लगी हुई है। कल रात दुकान बंद करके वो खाद व्यवसायी अपने घर पे आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें ओवरटेक करके उन्हें गोली मार दी गई है। एक चश्मदीद द्वारा वहाँ पे बताया गया कि दोनों में कुछ आपस में बहसा बहसी झड़प हुई और उसके बाद गोली चलने की आवाज़ हुई और फिर मोटरसाइकिल वाले वहाँ से भाग खड़े हुए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले 18वें एनुअल इंडिया कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को निमंत्रण दिया गया।
इसके साथ ही हेमंत सोरेन झारखंड के पहले ऐसे सीएम बने जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मुद्दे पर जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अयोध्यानाथ मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की, जहां उन्होंने इसे झारखंड राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया और साथ ही इससे संबंधित अन्य मुद्दों पर भी अपने विचार को साझा किया। प्रथम मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडियन एनुअल कॉन्फ्रेंस के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने झारखंड जैसे राज्य के जनजातीय बहुल राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे सम्मेलन में आयोजित किया है, आमंत्रित किया है। मैं इसके लिए हार्वर्ड के उन आयोजकों को बधाई देता हूं। दूसरा मैं धन्यवाद देता हूं हेमंत सोरेन जी को, जिनका नाम चयन किया गया है। प्रथम मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडियन एनुअल कॉन्फ्रेंस। अरुणाचल के मुद्दे का असर अब जेडीयू में साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहीं शासन प्रभारी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार जुमले की सरकार साबित हो रही है और जेडीयू तमाम मुद्दों को लेकर असम की बीजेपी सरकार का विरोध भी कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह से अरुणाचल के मुद्दे के बाद तो सियासत गरमाई है। बीजेपी बहुत जो है अपना जो मुद्दा जो है वो लोग भूल गया है। इसलिए बीजेपी को जो असम में कैब के जो विरोध हम लोग किया था जीडीयू से लेके, लेकिन वो लोग जो पूरा क्या कर रहा है कि वो लोग जो जितना जो काम करना चाहिए जो विकास के लिए, वो सब मुद्दा में जो हम जुमलाबाजी करना इतना ही जुमलाबाजी। जिला पुलिस और होमगार्ड के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर कई दिनों से रांची के मोरहाबादी में आंदोलन कर रहे हैं, पर देर रात रांची जिला प्रशासन की ओर से इन अभ्यर्थियों को जबरन खेलगांव लाया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला पुलिस और होमगार्ड के अभ्यर्थियों से मिलने खेलगांव पहुंचा। हालांकि इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को मिलने दिया गया और मीडिया से बातचीत के दौरान भी तमाम आरोप लगाए गए मौजूदा सरकार पर। जबरन मतलब हाथ या पैर पकड़ के घसीटते हुए मतलब जैसे गाड़ी में से जो उठा कर फेंक ही दिया। इसी दौरान पे पैर में जो है पैर में मतलब मोड़ नहीं पाया, पैर जो पकड़ाया था गाड़ी में चोट लगी। अच्छा, तो ये पैर का कोई इलाज वगैरह फिर करवाया गया यहाँ लाकर? नहीं सर, कोई डॉक्टर नहीं आया? नहीं। आप लोग बोले? वहाँ पर सुनने वाला था ही नहीं सर, सिर्फ एक ही था कि बस चलो इन लोग को ले चलो यहाँ से। हम लोग भी यही का निवासी है सर, झारखंड का ही है। हमारा कोई परिवार नहीं है, हम यहाँ मरने आए हैं, हम ना हक मांगने आए हैं। हम ये फर्श में रह रहे हैं, अभी बैठते हैं तो नीचे से लगता है कि हमें ठंड लग रही है। अभी आदमी खड़ा होता है तो उसको पैर में ठंडा लगता है। एक मिनट बोला गया, हम लोग प्रशासन को बोले कि 1 मिनट हम लोग को धूप में आने दीजिए, लेकिन कोई यहाँ से निकलना नहीं है। मतलब हम लोग दीवार फान के उड़ जाएंगे यहाँ से। ऐसा जुल्म किया सर, हम लोग को जेल में रख दिया। हम लोग बारी बारी से ला रहे हैं, दूसरे के सहारे पर आ रहे हैं। सवाल है कि वर्तमान में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की 4 विशेषताएं हैं। पहला बलात्कार, दूसरा व्यभिचार, तीसरा अत्याचार और चौथा जो है जो जिस प्रकार से यहाँ स्थिति का आप आकलन खुद कर सकते हैं, किस प्रकार से मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया। मिनिमम इनकी जरूरत का यहाँ व्यवस्था करना चाहिए था। सीधे ला करके पक्के में फर्श के ऊपर उन्हें लिटा के छोड़ दिया। दूसरा ये कर सकते थे कि उनका स्थान बदल सकते थे, दूसरी जगह ले जा करके धरना का स्थान चिन्हित कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल अपराधियों की तरह व्यवहार किया। इन्हीं के साथ मारपीट की, इनको ट्रक में ठूंस करके ला के यहाँ जमीन पे इतनी ठंड में इन्हें यहाँ फेंक दिया। कई लोग चोटिल हैं, कई लोग लंबे समय से भूख हड़ताल पे थे। मिनिमम जो इन्हें चिकित्सकीय जरूरत है वो भी पूरी नहीं की गई। आप देखें ये कोई अपराधियों की वाली नहीं है साहब, ये हमारे बच्चे हैं।
उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इसका मतलब क्या अरेस्ट करके रखा गया है? ये तो बताने में असक्षम है कि इनको किस अपराध के तहत इस जगह को जेल नोटिफाई करके इनको रखा गया है। तो ये शर्मनाक स्थिति है कि एक तरफ जश्न की तैयारी और एक तरफ हमारे यहाँ युवा कैंप जेल में बंद है। तो आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, मिलने बिल्कुल हम लोग उनसे बिना मिले नहीं जाएंगे। 3-4 लोगों को इन्होंने मिलाया, लेकिन उन्होंने बताया कि पक्के में रात बिताई है उन्होंने, सो कर कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा क्यों? क्या स्थिति है? आप लोगों को इंतजाम करना चाहिए, कैंप जेल बनाया है तो जो व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वो व्यवस्था करवा दी जाएगी। सरकार होश में आ। मोरहाबादी में जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है, ये कहना अभ्यर्थियों का कि हम यहां से हटने नहीं वाले, लेकिन जिला प्रशासन ने जबरन उन्हें खेलगांव पहुंचाया और वहां पर भी उनका अल्लाह बोल ये प्रदर्शन लगातार है बरकरार। तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कृषि कानून को लेकर देश में किसानों का आंदोलन काफी उग्र हो चुका है। जगह जगह से विरोध की तस्वीर देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बहुत हुई मन की बात, अब करो किसानों की बात के नारे के साथ वाम दलों के विभिन्न संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रांची के अल्बर्टेका चौक पर विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने थाली पीट कर अपना आक्रोश वहां पर जताया है। प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं आकाशवाणी से, रेडियो से, तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरी तरह धोखा है, क्योंकि 1 महीने से किसान आंदोलनरत है इस खंड में। तो मन की बात हम लोग मोदी जी की मन की बात को अनसुनी करो के नारे के साथ यहाँ पर विभिन्न जन संगठन, किसानों के संगठन, मजदूरों के संगठन, सांस्कृतिक संगठन, ये सारे लोग जुटे हैं और हमारा उद्देश्य है कि मन की बात का जो धोखा है प्रधानमंत्री जी का, उसको हम एक्सपोज करें। देखिए, केंद्र की सत्ता पर आने के बाद समय समय पे मोदी जी मन की बात करते रहे हैं और ये लंबे समय से मन की बात करते करते और उनकी मन की बात सुनते सुनते हम लोग उब गए। अब मोदी जी से ये हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मन की बात बहुत हो गई है, मन की बात छोड़े और देश के अंदर में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो देश के आम आवाम का जो सवाल है, उस पर बोलना चालू करें। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।